जय हिंद। आप सबका स्वागत है आस एजुकेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग जो एमसीक्यूज कर रहे हैं फिजिक्स के, जो जनरल साइंस की जो बुक है उसका हम लोग जो है सारे के सारे फिजिक्स को जो सॉल्व कर रहे हैं उसके जितने भी एमसीक्यूज है। तो ऑलरेडी हमने जो है इसमें जो है काफी लेक्चर कर चुके हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो है वर्क, पावर और एनर्जी से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। इसका एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कृपया जाके प्लेलिस्ट से उसको एक बार वॉच कर ले, ताकि जो है आपको ये आगे का समझ आए। तो हम लोग आज जो है पहले वीडियो में हम लोग 1 से 25 तक कर चुके हैं। आज हम लोग जो है उसका कंटिन्यूएशन करेंगे, अगला वाला आपकी शुरुआत करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को जो है 26 से करना है। 25 हम लोग कर चुके हैं, तो 26 से हम लोग को करना है। चलिए, पहला सवाल बोला जा रहा है कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए, आप लोग को पता है कि जो है एक होता है अपना क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को जो है, ऊर्जा संरक्षण का नियम तो यही बोलता है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही इसको जो है नष्ट किया जा सकता है। इसका क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है, यही क्या बनेगा आगे चल के, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो यही आगे चल के किस में बदलेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगा। तो ये क्या होता है ना, बदलते रहता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगा। जैसे हमारे पास जो बल्ब होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल जो बल्ब होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या करता है, ये जो है आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, उसको जो है ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको जो है बदल देगा आपका जो है हीट, हीट और जो है लाइट एनर्जी में इसको बदल देगा। इस तरह से देखा जाए तो ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, ऊर्जा खत्म नहीं होगी और ना ही इसको आप जो है क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे। ये क्या होगा, एक से दूसरे फॉर्म में केवल ट्रांसफॉर्म होती है। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसका जो है ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट आवर भी होता है इसका जो है औद्योगिक स्तर पे जो हम लोग मापते हैं, जो यूनिट मापते हैं हम लोग, नहीं, यूनिट जो हम लोग बिजली की जो खपत होती है उसको हम लोग किस में मापते हैं, किलोवाट आवर में मापते हैं। ऐसे इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, इसका जो है जूल भी होगा, इसका जूल भी होगा, साथ ही साथ जो है इसका जो है न्यूटन मीटर भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्य के बराबर होता है। नहीं, कार्य का मात्रक जो होता है वो जो अपना जो है ऊर्जा का ही मात्रक होता है, क्योंकि जो है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ही को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा कहा जाता है। तो इसका वही सब मात्रक हो जाएगा जो कार्य का मात्रक होता है। दूसरा जो है अपने पास जो पावर होता है, पावर क्या होता है, तो कार्य करने की जो दर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर। तो इसको हम लोग दिखाते हैं W/T से, W/T से दिखाते हैं। और इसका मात्रक होता है आपका वाट होता है, इसका मात्रक एक जूल सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, वाट है, जूल सेकेंड है, इसका एक किलोवाट भी हो सकता है, मेगावाट भी हो सकता है और हॉर्स पावर भी हो सकता है। ये सब किसके, शक्ति के मात्रक है। हमारे पास गति होता है, गति बराबर क्या होगा, हम लोग को पता है कि जो है गति जो होता है ये, तो गति बराबर होगा आपका जो है दूरी बट्टे समय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड से मापेंगे। ठीक है, इसी तरह से वेग क्या होगा, तो वेग इक्वल टू जो होगा आपका जो है विस्थापन, विस्थापन बट्टे समय। तो विस्थापन बट्टे समय यानी जो है मीटर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। तो बोला जा रहा है कि इसको ना तो खत्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। तो ये जो है ना बना सकते ना ही नष्ट कर सकते ऊर्जा है। बाकी चीजें जो है वेग उत्पन्न की जा सकती है, वेग जीरो भी हो सकता है, शक्ति के साथ भी यही है, गति के साथ भी यही है। तो ऊर्जा एक ऐसा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनर्जी। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो पूछा जा रहा है जो गतिशील वस्तु होती है उसकी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, के ई लिखते हैं। इसको दिखाते हैं हम लोग जो है 1/2 mv²। तो यहाँ पे देखा जाए तो गतिज ऊर्जा जो है किस पर निर्भर कर रही है, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पे निर्भर कर रही है, और दूसरा जो है गतिज ऊर्जा जो है आपके वेग पे निर्भर कर रही है। एम क्या होता है, तो ये जो है द्रव्यमान है,
ठीक है, और अपना वेग क्या है, अपना v इक्वल टू क्या है, वेग है। तो इस तरह से देखा जाए तो गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान के समानुपाती होगी, जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा उसमें गतिज ऊर्जा। दूसरा जो है आपका जो है ये गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती है, तो आपके जो है वेग के वर्ग के समानुपाती है, वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो वेग जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही तेजी से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर वेग दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी पहले की अपेक्षा। तो यहां पे देखा गया तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो वजन और इसका स्थान नहीं, द्रव्यमान और इसकी शनि नहीं, द्रव्यमान और वेग ये है अपना। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। द्रव्यमान और त्वरण की अगर बात करते तो हमारे पास क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। तो एम इंटू ए हो गया, मतलब बल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और आपका जो है त्वरण। नहीं तो ये अपना होता, अगर ये पूछा जाता कि द्रव्यमान और त्वरण जो है द्रव्यमान और त्वरण जो है ये जो है किससे रिलेटेड है, तो हम लोग बोलते हैं फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, हमसे यहाँ पूछा गया गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा, गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान होता है और वेग होता है। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पहले देखना पड़ेगा, उसका व्यंजक देखना पड़ेगा, और फिर व्यंजक से आपको पता चलेगा कि वो किस पर निर्भर कर रहा है। तो इससे हम आसानी से जो उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो तने हुए रबर बैंड में, तो जब भी देखिए किसी की स्थिति में परिवर्तन लाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो किसी आप पूछेगा हमसे तने हुए रबर है या तना हुआ रबर है या फिर कंप्रेस संपीड़ित कोई जो है स्प्रिंग हो, तो यहाँ पे हो गया तने हुए रबर या जो है आपका कोई स्प्रिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनके जो है जो चेंजेस लाया जाता है, इनको जब कंप्रेस करते हैं या इनको जो हम लोग जब खींचते हैं तो इनकी क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन होता है, और लंबाई में परिवर्तन के कारण जो है इनमें एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो इनकी स्थितिज ऊर्जा को दिखाया जाता है 1/2 kx², जहां पे क्या होता है, ये जो है नियतांक होता है आपका, के जो है स्प्रिंग का जो है नियतांक होता है, या फिर जिस चीज का आप निकाल रहे हैं उसका नियतांक हो जाएगा। और दूसरा जो है ये x क्या होगा, एक x जो है उसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा। ऑब्वियस है कि आप उसको खींचेंगे, पहले मान लीजिए कुछ लंबाई रहा होगा, जैसे मान लीजिए कोई अपना है ये स्प्रिंग है, इसकी लंबाई मान लेते हैं पहले L थी, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको संपीड़ित कर रहे हैं। तो इसको संपीड़ित कर रहे हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी, घट जाएगी। तो मान लीजिए इसकी लंबाई अब क्या हो गई, ये जो है आपका जो है ये लंबाई मान लीजिए अब x हो गई। तो ये जो लंबाई में परिवर्तन पहले L था अब जो है x हो गया, तो ये जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम किससे डिनोट करेंगे, इसको हम लोग x से डिनोट करेंगे। जो चेंजेस आया हुआ है, जो लंबाई में जो चेंजेस आया हुआ है उसको हम लोग इससे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पहले कुछ और था, फिर धीरे से जो है इसको कंप्रेस कर दिया गया। तो यहाँ पे जो लंबाई में जो परिवर्तन होता है ये जो है एक तरह से लंबाई में परिवर्तन को दर्शाता है। तो इस तरह से देखा जाए जब भी किसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे या फिर उसको जो है संपीड़ित करेंगे, ठीक उसको संकुचित करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो उसके लंबाई में परिवर्तन आएगा और जो कारण बनेगा उसके स्थितिज ऊर्जा का, जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो पूछा गया हमसे जो है आपके जो है तने हुए रबर बैंड में जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। या फिर कोई हथौड़ी उठाया गया, उठाए गए हथौड़े में किस तरह की ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, तो जब भी किसी, आपको ये चीज याद रखना है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी वस्तु, ठीक है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, तो वस्तु की स्थिति के कारण उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे उसकी स्थिति को बदलेंगे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला सवाल पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो हमारा जो गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, वो होता है 1/2 mv²। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान के समानुपाती होता है और वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा अपना काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv² का होता है, जहां पे m जो है आपका द्रव्यमान होता है, मास हो गया अपना, ठीक। और आपका जो है v हो गया अपना वेग यानी वेलोसिटी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हो गया m, और v क्या होता है, तो ये आपका p होता है, इसको हम लोग बोलते हैं संवेग। ये आपका जो है संवेग है, मोमेंटम। आपका जो है m इंटू ए क्या है, फोर्स है, आपका जो है बल होता है। mgh क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी है, आपकी स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो mgh जो है पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है किसी चीज को उठाएंगे, जब किसी चीज को उठाएंगे तो गुरुत्वीय बल क्या करेगा, उसको नीचे खींचेगा। तो आप जो है गुरुत्व बल के विरुद्ध एक कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग को पता है कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ स्थिति में परिवर्तन लाया, उस वस्तु को जो है नीचे से ऊपर की तरफ उठाए हैं, इसका मतलब आपने क्या किया, उसकी स्थिति में परिवर्तन लाया, ठीक। और ये परिवर्तन किसके विरुद्ध आप कर रहे हैं, आप बल लगा के उसके क्या कर रहे हैं, आप गुरुत्वीय बल को जो है आप कम कर रहे हैं, ठीक है। गुरुत्वीय बल उसको नीचे खींच रहा होगा और आप उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो मतलब आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा जब किसी वस्तु को h ऊंचाई पे उठाया जाएगा, ठीक है। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसका वैल्यू होता है, ये द्रव्यमान है। यहाँ पे आपका जो है मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया, ये फोर्स हो गया। आपका मोमेंटम होता है m इंटू वी, जो है संवेग होता है, मोमेंटम है। तो इस तरह से देखा जाए गतिज ऊर्जा के लिए 1/2 mv² इसका फॉर्मूला होता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, जैसा कि दूसरा पद पहले वाले पद से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, कार्य, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। तो पावर का मात्रक क्या होगा, पावर का मात्रक जो है वाट हो जाएगा, ठीक है। पावर यानी जो है पावर का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपका वाट हो जाएगा। हम लोग को पता है कार्य जो है, कार्य को हम लोग जो है जूल में मापते हैं, ऊर्जा को भी हम लोग जूल में मापते हैं। ऊर्जा भी जो क्या होता है, उसका ही मात्रक जूल होता है। और जब हमारा जो शक्ति होता है, शक्ति यानी पावर, तो शक्ति जो होता है इसको हम लोग किस में मापते हैं, तो वाट में मापते हैं। इसको जो है वाट में मापा जाता है, शक्ति को वाट में मापते हैं। किलो वाट भी हो सकता है, मेगावाट भी हो सकता है, और हॉर्स पावर भी हो सकता है, ये सब इसके मात्रक है। तो यहाँ पे जैसे कार्य संबंधित है किससे, जूल से, कार्य संबंधित है जूल से, उसी तरह से पावर किससे होगा, पावर जो है वाट से संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर होता है, कार्य करने की दर होता है, इसका मात्रक जूल सेकेंड भी हो सकता है, इसका मात्रक वाट भी हो सकता है, ठीक है, किलो वाट भी हो सकता है। ओम जो है किसका मात्रक होता है, तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। ओम किसका मात्रक है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। और प्रतिरोध जो होता है आपका रो L/A, ठीक है। ये लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना बढ़ जाएगा। ये जो है पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है रो। और ये जो है क्षेत्रफल, मतलब तार का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना कम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो प्रतिरोध के साथ क्या खासियत है कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा अगर लंबाई बढ़ गई, ठीक है। और प्रतिरोध अगर कम हो जाएगा अगर लंबाई क्या हो गई, घट गई, तार की लंबाई घट गई। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो धारा का मान कम हो जाएगा। और जब आप क्या करेंगे, लंबाई को घटा देंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा और धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो प्रतिरोध जो है ओम किसका मात्रक है, ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या है, तो जो है विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाले रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है अपना प्रतिरोध। और प्रतिरोध को जो है, ये प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध को हम लोग ओम से मापते हैं, ठीक, ओम। तो ये हो गया अपना, हमसे पूछा गया था कि संबंध बताना था, कार्य जैसे जूल से संबंधित है उसी तरह से पावर किससे संबंधित है, तो वाट से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया होगा। तो काम नहीं किया गया होगा तो हम लोग को पता है, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो ये होता है अपना W इक्वल टू जो है Fs होता है, या अगर उनके बीच में बल और विस्थापन के बीच में कोण है तो cos थीटा ले लेंगे हम लोग। तो कार्य जो है बल और उसी दिशा में जो है विस्थापन पर निर्भर करता है। तो क्या देखा है, देखते हैं यहाँ पे, अश्वनी बस में
चढ़ रहा है, ठीक है। हम लोग को बोल रहा है कि किसमें काम नहीं हो रहा है, तो अश्वनी बस में चढ़ रहा है, तो चढ़ रहा है मतलब विस्थापन हो रहा होगा, तो यहाँ पे काम हो रहा होगा। अश्वनी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, देखिए अश्वनी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। और हम लोग को पता है विस्थापन जब शून्य हो जाएगा तो कार्य बराबर क्या होगा, एफ इंटू जीरो, यानी कार्य बराबर जीरो हो जाएगा, तो यही होगा। तो अश्वनी अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो यहाँ विस्थापन शून्य हो गया, और विस्थापन शून्य हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्य जो है ओवरऑल जो वर्क होगा वो शून्य हो जाएगा। अश्वनी दौड़ रहा है मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, ठीक, समय के साथ जो है उसमें परिवर्तन आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, ठीक ना कुछ दूरी तय कर रहे होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वर्क होगा। अश्वनी चल रहा है, यहाँ पे भी जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगा, वहां पे आप वर्क, वहां पे आपको वर्क मिलेगा, कुछ ना कुछ जो है वहां पे वर्क मिलेगा, क्योंकि आपको चलने या दौड़ने के लिए बल तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक। तो बल और विस्थापन जो है आपको कार्य दे देगा। जबकि जब प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे आप कहीं पे या फिर कहीं स्थिर है तो वहां विस्थापन शून्य हो जाएगा, इसलिए आपको कार्य प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग कार्य को किस में मापेंगे, तो जूल में मापेंगे, ठीक। कार्य का मात्रक जूल लेके चलेंगे हम लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें क्या होता है। तो जब भी आप किसी स्प्रिंग को संकुचित करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, और स्थिति में परिवर्तन आने के कारण क्या होगा, उसमें एक स्थिति ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि आपने क्या किया, पहले जो स्प्रिंग था आपका, ये मान लीजिए कोई ऐसा स्प्रिंग है, ठीक है। अब क्या किया, इस स्प्रिंग को आपने जो है कंप्रेस कर दिया, ठीक है, इस स्प्रिंग को आपने जो है कंप्रेस कर दिया। तो जाहिर सी बात है इस स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करेंगे तो पहले मान लीजिए इसका जो है एक्स था, ठीक है, और ये वाला जो है दूरी जो है अब यहाँ पे देखिए घट गया, पहले एक्स था, अब ये जो है ये बचा आपका, तो ये आपका जो है यहाँ पे जो है ये डेल्टा एक्स है, ठीक है। क्या परिवर्तन हो गया, देखिए यहाँ से पहले कितना आप एक्स दूरी था उसको आपने घटा के जो है कितना कर दिया, डेल्टा एक्स कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, या फिर आप इसको ये ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे पहले जो है ये आपका कोई स्प्रिंग रहा होगा, स्प्रिंग जो है इसकी जो है कुछ रहा होगा, इसकी जो है एक्स दूरी है। अब इसको क्या किया आपने, कंप्रेस कर दिया, संकुचित कर दिया, तो इसकी दूरी जो है कम हो जाएगी, ठीक, इसकी लंबाई कम हो गई। तो मान लीजिए एक्स है, इसको x1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या परिवर्तन हो गया, देख रहे हैं ये लंबाई कम हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमको जो डेल्टा एक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आपको जो है एक्स माइनस जो है x1, ये लंबाई में परिवर्तन हो गया, दूरी में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे जो होगा तो हमको क्या होगा, इसी से हमको स्थिति ऊर्जा मिल जाएगी, जो कि होगा के एक्स स्क्वायर। हम लोग जो स्थिति ऊर्जा को के एक्स स्क्वायर से दिखाते हैं, मतलब जितना ज्यादा इसके लंबाई में जो है लेंथ में आप जितना ज्यादा इसमें परिवर्तन करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से जो है लंबाई में परिवर्तन को दर्शाता है, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन को दर्शाता है। और ये क्या है, तो स्प्रिंग का जो है स्थिर गुणांक है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ये जिसको हम बोलते हैं जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है ये। तो ये अपना जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है ये। तो जब भी किसी की स्थिति में आप परिवर्तन लाएंगे तो क्या होगा, जैसे स्प्रिंग वगैरह की जो है आपने उसको क्या किया, सामान्य लंबाई के स्प्रिंग को आपने क्या किया, बहुत ज्यादा उसको जो है संकुचित कर दिया। तो जाहिर सी बात है संकुचित करेंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, पहले की लंबाई अब सिकुड़ जाएगी, तो लंबाई में क्या होगा, चेंजेस आएगा। और ये जो चेंजेस आ रहा है, इसकी स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है, वही उसके अंदर क्या बनेगा, वही उसके अंदर जो है स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसको हम कैसे दिखाएंगे, तो u इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर दिखा देंगे, ठीक, जहां पे के स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, स्थिरांक गुणांक होता है, और एक्स जो है लंबाई में परिवर्तन होता है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्थिति ऊर्जा होगा। रासायनिक ऊर्जा आपको कहां मिलेगा, तो रासायनिक ऊर्जा हमको जो है बैटरी वगैरह में मिलता है। बैटरी क्या है, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है आपका बैटरी। गतिज ऊर्जा हम लोग को पता था, गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। उसमें ऊर्जा घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, अगर घर्षण है तो उत्पन्न होगा, या फिर जो है कहीं बर्निंग हो, कंबशन हो, तो वहां पे जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो कंबशन के फलस्वरूप या दहन के फलस्वरूप आप कोई चीज जलाइए तो वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जैसे आपका हीट इंजन है। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, कि स्प्रिंग की लंबाई में जब परिवर्तन करते हैं, उसको संकुचित करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है
ऊर्जा आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य का मात्रक बताएं। ठीक है, तो आपको विस्थापन दे दिया है 1 मीटर, आपको बल दे दिया है 1 न्यूटन, ये आपको बल है। आपसे पूछ रहा है जो है किए गए कार्य का बताइए। कार्य पूछ रहा है, वर्क आपसे पूछ रहा है। हम लोग को पता है वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है अपना, एफ डॉट प्रोडक्ट होता है ये, तो एफ डॉट जो है एस होता है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, 1 न्यूटन का बल दिया है, विस्थापन 1 दिया है, तो कार्य क्या होगा 1 निकलेगा, 1 जूल। तो वर्क बराबर क्या होगा 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य बराबर 1 जूल होगा, सीधे सीधे इंटू कर देंगे। यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, एंगल दिया रहता तो हम लोग कॉस थीटा इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे एंगल दिया होता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है। तो इसलिए जो है चूंकि उसी दिशा में हो रहा है तो यहाँ पे बोल दिया कि जो है बल वस्तु जो है बल की दिशा में जा रहा है। वस्तु और बल जब एक ही दिशा में गति करते हैं तो उस समय क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। थीटा का मान क्या होता है 0, और हम लोग को पता है कि जो है कॉस थीटा जो होता है कॉस 0 जो होता है, कॉस 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो अगर बल के दिशा में विस्थापन हुआ, अगर बल के दिशा में विस्थापन हुआ तो कोण कितना बनेगा 0 का बनेगा। ठीक, बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में हो रहे हैं तो क्या होगा, कोण 0 बन जाएगा, और कोण जब 0 बनेगा तो क्या होगा, आपको वर्क मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि कॉस 0 का मान जो है 1 होता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोलता है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो ये जो है आपका जो है पावर जो होता है, पावर का यूनिट है वर्क अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट जूल बट्टे सेकेंड भी होता है, इसका यूनिट जो है वाट भी होता है, इसका यूनिट जो है किलो वाट भी होता है, मेगा वाट भी होता है, और आपका जो है हॉर्स पावर होता है, गीगा वाट होता है। ये सब इसके जो है मात्रक होते हैं आपके जो है पावर के। तो HP बराबर होता है 746 वाट, किलो वाट बराबर होता है 10 पे घाते 3 वाट। और अगर हमसे पूछ ले कि जो है मेगा वाट बराबर क्या होता है तो 10 पे घाते 6 वाट। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है जो है आपका जो है हॉर्स पावर मतलब HP बराबर कितना होगा, तो HP बराबर 746 होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, 746 वाट होता है, एक HP बराबर 746 वाट। चलिए, तो ये हो गया अपना वैल्यू, इसका अलग अलग वैल्यू होता है। देखते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है। इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग जो है दुगना कर दिया जाए, वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो आप देखिए पहले गतिज ऊर्जा जो है k इक्वल टू होता है 1/2 mv²। तो यहां से देखा जाए तो गतिज ऊर्जा और आपके वेग में क्या संबंध है, तो गतिज ऊर्जा जो है समानुपाती होती है वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जरा देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया v जो है क्या हो गया 2v हो गया, वेग क्या हो गया दुगना हो गया। तो अगर वेग दुगना हो जाए तो यहाँ पे रखिए तो v का वैल्यू, तो जैसे तो यहाँ पे v का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा v के जगह पे क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी निकल के क्या आएगा वो 4 हो जाएगा, मतलब पहले की अपेक्षा क्या होगा 4 गुनी हो जाएगी। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया, पहले अगर एनर्जी k था, गतिज ऊर्जा क्या थी k थी, तो अब कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा तो 4k हो जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम की गतिज ऊर्जा जो है 4k हो जाएगी हमारा, नहीं क्योंकि आप जैसे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ये वाला तो आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पहले दिया था कि जो है आपका ये है पहले दिया था k इक्वल टू था 1/2 mv²। फिर हमने क्या किया, हमने अभी वाला जो है काइनेटिक एनर्जी निकाला। तो अभी वाला जो काइनेटिक एनर्जी है मान लीजिए उसको हम जो है k2 बताए, इसको जो हम लोग k1 लिख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम का जो है k1 लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m और v के जगह पे क्या लिखेंगे 2v²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 m v का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 4।
तो इस तरह से देखा जाए तो K1 बराबर क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, तो ये पूरा K हो जाएगा और गुणे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका जो K1 होगा वो क्या होगा, 4K हो जाएगा। ठीक है, यही बोला गया यहाँ पे। तो हमारा गतिज ऊर्जा जो है क्या होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुनी हो जाएगी अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए। सिंपल है, क्योंकि वेग जो है आपके जो है वेग समानुपाती होता है, गतिज ऊर्जा जो है वेग के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। तो अगर आप दुगुना बढ़ा रहे हैं तो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, और अगर आप वेग को आप 4 गुना कर रहे हैं तो 16 गुना हो जाएगा। अगर आप वेग को 3 गुना कर रहे हैं पहले की अपेक्षा तो ऊर्जा जो है 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना है। चलिए, इसी तरह से अगर हम लोग आधी कर दिए होते तो मान लीजिए अगर हम लोग आधी कर देते, पहले के भी की अपेक्षा क्या करते हम लोग, हाफ भी कर देते, तो इस समय क्या होता, अगर हाफ भी कर देते तो इसको हम लोग जब गुना करते तो क्या होता, इसको वर्ग करते तो 1/4 होता। मतलब पहले की अपेक्षा क्या होगा, 1/4 हो जाता। अगर गति को, वेग को हम लोग क्या करते, पहले की अपेक्षा अगर आधा कर दिया जाए तो हमारा जो गतिज ऊर्जा क्या होगा, वो पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। ठीक, 1/4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति का मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो पावर बराबर क्या होता है, ये होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, कार्य बट्टे जो है समय होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और शक्ति किसको बोलते हैं, तो शक्ति होता है क्या है, कार्य करने की रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। ठीक है, तो आपका जो पावर होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। और इसका यूनिट कैसे मापते हैं, इसका यूनिट क्या क्या हो सकता है, तो पावर का जो यूनिट होता है, एक तो यहां से निकालेंगे तो आपका जो है जूल अपॉन सेकेंड हो जाएगा, कार्य का जूल होता है और समय का जो है सेकेंड होता है, ये होगा। एक होता है वाट, वाट होता है, फिर क्या होगा, किलो वाट हो जाएगा, फिर क्या होगा, मेगा वाट हो जाएगा, नहीं हॉर्स पावर भी होता है। ये सब जो इसके मात्रक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट, वाट किसका मात्रक है, शक्ति यानी पावर का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो फोर्स का होता है, बल का होता है। जॉल नहीं होता यहाँ पे, अगर जूल होता तो ये आपका जो है, ठीक है, तो हो जाता अपना जो है वर्क का होता है। जूल जो होता है वर्क का होता है, कार्य का। पास्कल जो होता है ये आपका दाब का होता है, दाब प्रेशर का होता है। ठीक है, प्रेशर का होता है दाब। पास्कल जो है प्रेशर का होता है। तो हम लोग जो है प्रेशर को, प्रेशर का एक और मात्रक होता है बार, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। उसी तरह से जो है एक न्यूटन बराबर होता है आपका 10⁵ डाइन। ये जो है सीजीएस मात्रक होता है पास्कल। ये आपका जो है डाइन जो है एक न्यूटन बराबर जो है 10⁵ डाइन होता है, ये सीजीएस है, ये एसआई होता है। ठीक है, उसी तरह से जो है एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर 10⁵7 अर्ग होता है, एक जूल बराबर 10⁵7 अर्ग होता है। तो ये सब जो है अलग अलग मात्रक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है, तो ऊर्जा और जो है आपकी पूछ रहा है जो किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। तो आप देखिए ऊर्जा एनर्जी बराबर होता क्या है, ये क्या होता है, कैपेसिटी होता है एक तरह से, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी जो है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक, कार्य करने की क्षमता। तो इस तरह से देखा जाए तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका ऊर्जा जो है एक तरह से क्या बताएगा, कार्य करने की क्षमता को बताता है। ठीक है, कितना कार्य करने की क्षमता है, तो ऊर्जा और कार्य हो गया बराबर। इसका मतलब जो है इन दोनों का मात्रक सेम हो जाएगा। जैसे आपका जो है ऊर्जा का मात्रक भी होता है, क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, न्यूटन मीटर हो सकता है। जैसे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, न्यूटन मीटर भी हो सकता है। कार्य बराबर क्या होता है, हम लोग को पता है वर्क इक्वल टू है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका मात्रक लिखाने तो न्यूटन और मीटर हो जाएगा, वर्क का ये होता है। इसका जो है जूल भी होता है, इसका मात्रक जो है जूल भी होता है एक। तो ऐसे जो इनके बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कि जो है किसका जो है किसकी इकाई जो है, किसका मात्रक जो है ऊर्जा के मात्रक से मैच करता है, तो अपना कार्य हो जाएगा। कार्य का जो है
कार्य का भी अपना वर्क और इसका दोनों का हो जाएगा अपना। कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होती है, नहीं कार्य ऊर्जा दोनों बराबर, इसका मात्रक जो है बराबर होते हैं, इसका जो है जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी। शक्ति जो होता है पावर, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम है तो क्या हो जाएगा, जूल अपॉन सेकेंड भी होगा और वाट भी होगा। आपका घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है, डेंसिटी बराबर हो जाएगा आपका जो है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हो गया केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। बल होता है फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है, इसका मात्रक हो जाएगा आपका जो है न्यूटन, नहीं न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो किसकी इकाई ऊर्जा से मैच करती है तो वो अपना कार्य का होगा, कार्य का जो है मैच करेगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा जाए 5 किलो भार की वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान कितना होगा। तो यहाँ पे उस वस्तु पे लगने वाले कार्य का मान कितना होगा, तो यहाँ पे आपको समझना पहले ये पड़ेगा कि जो ऊर्जा और कार्य होता है, क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, तो इसका मतलब अगर ऊर्जा हमको पता चल जाए तो हम कार्य बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती, ऊर्जा। तो आपको ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा के तो आप काम कर नहीं पाएंगे। ठीक, ऊर्जा चाहिए तभी कार्य होगा। तो हमको यहाँ पे क्या किया, हमसे क्या दिया गया है, हमसे यहाँ पे देखिए एम दे दिया गया है 5 किलो, आपसे जो है एच दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है, ऊंचाई दे दिया गया है आपको जो है 4 मीटर दे दिया गया है, ऊंचाई 4 मीटर हमसे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में 4 मीटर दिया गया है। दूसरा जो है आपको जी का वैल्यू दे दिया गया है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दिया गया है। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, जब भी आप किसी वस्तु, देखिए प्रत्येक वस्तु पे पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और उसको अपनी तरफ खींचे रहती है, इसी कारण हम जो चल फिर पाते हैं और हम लोग जमीन पे लगे रहते हैं, हम जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते। ठीक, तो अगर आप किसी चीज को, किसी वस्तु को जमीन से ऊपर उठाना चाहते हैं, पृथ्वी से ऊपर उठाना चाहते हैं, सतह से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो पृथ्वी क्या करेगा, अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा के उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। ठीक, वो विरोध करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो है एक कार्य करना पड़ेगा। ठीक, उस वस्तु को उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। ठीक, और उस कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ठीक, तो यहां पे हम लोग बोलते हैं, तो इसका जो क्या होता है फॉर्मूला क्या होगा, गुरुत्वीय, इसको हम लोग बोलते हैं जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो कार्य होता है, जो उसकी स्थिति में आप परिवर्तन लाएंगे, वस्तु को ऊपर उठाएंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है हम लोग उसको दिखाते हैं, GPE होता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जब किसी वस्तु को आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो ऊपर उठाते हैं, तो ठीक उसकी स्थिति में आपने परिवर्तन लाया, तो उसमें क्या होगा, एक ऊर्जा आ जाएगी। ठीक, और ऊर्जा किस रूप में रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में रहेगी, स्थिति ऊर्जा के रूप में रहेगी। तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसका मान क्या होता है, एम माइनस में एम जी और एच होता है। माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई चीज पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगी तो यहाँ पे जी नेगेटिव लिया जाता है, और अगर नीचे की तरफ आएगी तो जी पॉजिटिव लेते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर उठा रहे हैं, तो चूंकि ऊपर उठा रहे हैं तो क्या होगा, जी नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए तो जरा यहाँ सबका वैल्यू रखिए, एम कितना दिया गया आपको, एम जो दिया गया यहाँ पे जो है ये माइनस लगा दीजिए, 5 गुणे आपका जो है जी कितना है 10 गुणे आपका जो है ऊंचाई कितनी है 4 है, सबको गुना कर दीजिए, 50 और 4 200, तो यहाँ पे क्या होगा -200, ये आपका जो है -200 जो आपको जो है पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया। ठीक है, तो -200 जूल हो गया। देखिए यहाँ पे आंसर दिया है -200 जूल।
ठीक, तो -200 जूल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये होता है अपना जो है कि जब भी हमसे कोई पूछेगा कि जो है कि जब भी किसी जो है कुछ द्रव्यमान वाली वस्तु को आप ऊंचाई की तरफ उठाएंगे तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमेशा याद रखना है कि आपको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। आप उसको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको गुरुत्वाकर्षण को मात देनी पड़ेगी, और वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आएगा उसमें क्या होगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में वो स्टोर हो जाएगा। तो हमको उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है -mgh। माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप ऊपर उठा रहे हैं, अगर नीचे आता तो प्लस प्लस हो जाता है, लेकिन ऊपर उठा रहे हैं इसलिए माइनस में mgh हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -200 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो जाए, विस्थापन अगर शून्य हो जाए, जाहिर सी बात है। तो बोलता है जो है जैसे कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन और उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो ये होता है अपना वर्क। तो ये किस किस स्थिति में जो है शून्य हो सकता है, तो विस्थापन शून्य हो जाए, विस्थापन शून्य हो जाए तब, या फिर जो थीटा का मान क्या हो, थीटा का मान जो है 90 हो जाए, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है, कॉस 90 जो होता है, कॉस 90 का क्या वैल्यू होता है, 0 हो जाता है। तो या तो जो है उनके बीच में क्या हो, विस्थापन और बल के बीच में क्या हो, 90 का कोण बने, तो कार्य आपको मिनिमम मिल सकता है। ठीक है, 0 हो सकता है कार्य, या विस्थापन शून्य हो जाए। ठीक, तो दोनों केस में क्या होगा, अगर थीटा का मान 90 हो जाए तो भी विस्थापन शून्य होगा, या ऐसे ही विस्थापन मान लीजिए शून्य हो गया, खड़े रहे आप कहीं मूव नहीं कर रहे हैं तो भी शून्य हो जाएगा। तो क्या होगा, विस्थापन जब शून्य हो जाए तो क्या होगा, आपका जो है बल लगाने के बावजूद भी आपको जो कोई कार्य नहीं मिलेगा अगर विस्थापन शून्य हो गया तो याद रखिएगा विस्थापन जो है शून्य, तो विस्थापन जो है एक विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन एक तरह का जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक तरह का ये सदिश राशि है। तो ये 0, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जब हम कार्य की बात करेंगे तो कार्य भी क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर धनात्मक कार्य क्या होता है, धनात्मक कार्य क्या होता है, जब आपका बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में हो, बल और विस्थापन दोनों क्या हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, इसका मतलब क्या होगा, उनके बीच में कितना कोण बन रहा हो, उनके बीच में थीटा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तब यहाँ पे क्या होता है, W = F cos, और आपका जो है cos 0 होता है, जिसका मान होता है Fs, और ये 1 हो जाता है। तो ये मैक्सिमम वर्क होता है आपको। ठीक है, मैक्सिमम वर्क मिलता है कितना पे, जब थीटा = 0 हो जाए तो आपको धनात्मक, ठीक है, ये मिलेगा पॉजिटिव। ऋणात्मक कार्य कब मिलेगा, जब वर्क हो, वर्क क्या हो, आपका बल और विस्थापन जो है इसके विपरीत मिले, विस्थापन क्या हो इसके विपरीत हो जाए, तब ऐसा मिलेगा। और इसमें थीटा का मान कितना होता है, तो 180 हो जाता है, 180 हो जाएगा इसमें थीटा का मान। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को पता है कि जो है कॉस में 180 का मान होता है -1, तो इसमें ऋणात्मक हो जाएगा, इस केस में जो है ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमारा कार्य ऋणात्मक कब होगा, कार्य ऋणात्मक तब हो सकता है जब बल लगाया जाए और विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में मिले, तब हमको क्या मिलेगा, तब ऐसा वाला ऋणात्मक मिल सकता है। मतलब हम लोग कोई ब्लॉक है, इसको इधर लगा खींच रहे हैं और विस्थापन क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, देख रहे हैं दोनों ऑपोजिट है, 180 का कोण बन जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब जो है हमारा कार्य जो है, कार्य क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है कार्य। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी जल विद्युत ग्रह में, ठीक है, किसी जल विद्युत घर में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, बांध बना के पानी को स्टोर करते हैं। तो जो पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो जो स्टोर वाटर होता है, ठीक है, जो स्टोर वाटर होता है, तो स्टोर वाटर में क्या होता है, स्टोर वाटर में जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक, स्टोर वाटर में हमने क्या किया, बांध बना के ऊंचाई पे हमने उसको रख दिया है। ठीक, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा जो कि क्या होता है, mgh, जितना ज्यादा ऊंचाई होगा उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक, अब क्या होता है, जब हम बांध को खोलेंगे, जब उसके जो है एक गेट को खोला जाएगा तो बहुत तेजी से पानी नीचे की तरफ गिरेगा।
तो पानी जब नीचे की तरफ गिरेगा तो पानी में गति हो जाएगी, तो गति होगा तो क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक टरबाइन लगा देंगे। एक टरबाइन लगी होती है, और टरबाइन किससे कनेक्ट होता है, जनरेटर से। टरबाइन कनेक्टेड होगा जनरेटर से, और जनरेटर क्या करेगा, घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, तो ये कन्वर्ट कर देगा आपका, ये जो है आपका जो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन यानी जो है आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है, आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी था उसको बदल के किस में बदल देगा, मैकेनिकल एनर्जी को बदल देगा इलेक्ट्रिक में। ठीक है, मैकेनिकल को किस में बदल देगा, तो इलेक्ट्रिक में बदल देगा। ये आपका जो है कौन करेगा, तो ये जनरेटर करेगा। जनरेटर का अपना ये काम होता है। तो ये क्या करेगा, रोटेशन में जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। ठीक है, तो ऐसे करके काम करेगा ये। तो होता क्या है, तो हमसे क्या पूछा गया, तो पानी जब स्टोर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी, जब उसमें गति होगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो अंतिम में बदला कौन, असल में अंतिम में लास्ट में तो बदला ये काइनेटिक एनर्जी ना। काइनेटिक एनर्जी क्या किया, टरबाइन को घुमा रहा है, तो गतिज ऊर्जा के कारण ही क्या हुआ, टरबाइन घुमा, और टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड था, और जनरेटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है, तो विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे का कारण गतिज ऊर्जा है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के कारण ही जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। ठीक है, हाँ भले जो है गतिज ऊर्जा का स्रोत क्या है, गतिज ऊर्जा आ कहां से रही है, तो गतिज ऊर्जा जो है आपके जो है जब पानी जो स्टोर था वहां से आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल रही है, तो गतिज ऊर्जा में बदल रही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ अपने। चलिए अगला सवाल पढ़िए अपना। शक्ति का सूत्र क्या है, पूछा जा रहा है शक्ति का सूत्र क्या होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए ये शक्ति आखिर है क्या चीज। शक्ति किसको बोलते हैं हम लोग, शक्ति जिसको पावर कहा जाता है क्या। तो पावर क्या होता है, ये होता है आपका जो है रेट होता है, एक तरह से रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब जो है कार्य करने, कार्य करने की दर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, पी वर्क अपॉन टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम होता है, मतलब जो है कार्य बट्टे समय हो जाता है। तो कार्य बट्टे समय जो है किसको निरूपित करता है, तो शक्ति यानी पावर को निरूपित करता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य बट्टे समय। देखिए कहाँ है कार्य बट्टे समय, ये हो जाएगा। तो शक्ति बराबर बट्टे कार्य बट्टे समय होता है, पावर इक्वल टू विस्थापन बट्टे समय क्या होगा, विस्थापन बट्टे समय जो होता है वेग को बताता है। विस्थापन बट्टे समय जो है वेग को बताता है। गति बट्टे समय, गति बट्टे समय अभी ये क्या होता है, एक तरह से भी त्वरण ही तो होगा नहीं, आपका जो है आप ये कह लो वेग बट्टे समय बोल लो, या फिर जो है गति बट्टे समय बोल लो। ये सब क्या होता है, ये सब त्वरण को बताते हैं, ये सब त्वरण है। क्योंकि मात्रक देखेंगे तो क्या हो, यहाँ पे गति के लिए आपका जो है गति का मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे फिर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी तो त्वरण का मात्रक होता है। संवेग बट्टे समय क्या हो जाएगा, संवेग बट्टे समय, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर जो होता है आपका एम भी अपॉन टाइम बोल दिया ना, यहाँ पे देखिए एम भी होता है, संवेग बराबर एम भी, और यहाँ पे टाइम आ गया संवेग बट्टे समय। तो इसको अगर देखेंगे तो भी अपॉन टी आ जाएगा, तो भी अपॉन टी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसका मतलब जो है अगर हम ये बोले कि संवेग बट्टे ये संवेग बट्टा एम, और ये देखिए एम भी अपॉन टी, तो ये किसके बराबर हो गया, एम इंटू ए के बराबर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, बल हो गया नहीं। तो संवेग बट्टा समय क्या हो जाएगा, संवेग बट्टा समय बल हो जाएगा, क्योंकि संवेग जो है ये है मास, और आपका जो है वेग होता है, और यहाँ पे देखिए समय है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो एम इंटू ए क्या होता है, आपका जो है फोर्स हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से शक्ति का मात्रक क्या अपना, शक्ति का जो है फॉर्मूला क्या होगा, तो कार्य बट्टे समय होता है। तो इसका क्या होगा, P इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। तो ये स्थिति ऊर्जा, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पूरी परिभाषा दी गई है। तो किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में जो परिवर्तन होता है उसी कारण क्या होगा, उसमें स्थिति ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी नहीं, जो भी आप उसमें परिवर्तन लाएंगे।
तो उसके कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, एम जी एच, ये अलग अलग होता है। रासायनिक ऊर्जा कहाँ मिलेगा आपको, तो रासायनिक ऊर्जा जो है आपको सेल वगैरह मिलेगा, बैटरी में मिलेगा, सेल बैटरी वगैरह मिलेगा। गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा के लिए द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा आपका 1/2। तो गति के कारण जो है वस्तु में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और परमाणु ऊर्जा तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होगा, जहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, आप परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग जो है, जो होता है ना आपका जो है कंट्रोल चेन रिएक्शन जो होता है आपका, कंट्रोल चेन रिएक्शन के थ्रू हम लोग बनाते हैं। तो इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, तो ये होता है अपना जो है न्यूक्लियर, हम लोग जो है न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर फिजन का ही जो है अपना एटम बम भी बनता है, लेकिन वो अनकंट्रोल रिएक्शन होता है, और कंट्रोल वाले में आपका जो है परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होगा। हाइड्रोजन बम जो है न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है, फ्यूजन संलयन का एग्जांपल होता है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसके पास भी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमसे पूछा गया जब भी किसी की आकृति या स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो उसमें क्या आएगी, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। ठीक है, गतिज ऊर्जा दोनों की समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी, कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कि जो आपको ये समझना पड़ेगा जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा क्या है, m1/2 mv², 1/2 mv²। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को आप समझना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का वैल्यू है ना, m इंटू वी का है, m इंटू वी है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, तो आप मान लीजिए जो है इन दोनों को बराबर के बोल रहा है, गतिज ऊर्जा दोनों का बराबर है, मतलब क्या होगा 1/2 m1 v1² इक्वल टू क्या होगा 1/2 m2 और v2 का स्क्वायर। ये है दोनों का गतिज ऊर्जा बराबर है, इसलिए ऐसे होगा। पहले का क्या है, मास जो है, पहले का मास ले लेते हैं 5 किलो है, m1 बराबर, इसको m1 ले लेते हैं, m1 बराबर 5 है, और m2 बराबर क्या होता है, m2 बराबर 10 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और आपका जो है v1 जो है पहले की गति है और v2 जो है दूसरे की गति है। तो अब आप समझिए ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर, इसका मतलब क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखने में क्या पता चल रहा है, आप जो है केवल इन दोनों को लेके चलिए, m1 और v1² लेके चलिए, इन दोनों को हटा दीजिए, काटिए इसको, m2 और v2 को लेके चलिए। यहाँ पे देखिए क्या है, m1 का वैल्यू कितना है 5 है, और यहाँ पे क्या है v1², फिर जो है इसका 10 है और v2²। तो अब यहाँ पे समझिए जरा, 5 में हम v को गुना करेंगे तब जाके इतना हमको बराबर मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, कि यहाँ पे 5 कम है तो यहाँ पे v अधिक होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे द्रव्यमान कम है तो इसका वेग अधिक होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसका द्रव्यमान अधिक है तो इसका क्या होगा, वेग कम होगा। तो जब हमेशा याद रखना है कि अगर द्रव्यमान कम है तो वेग क्या होगा, अधिक होगा, तभी तो ये बराबर हो पाएगा। तो द्रव्यमान कम होगा तो जिसका वेग अधिक हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर किसी का द्रव्यमान क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसका वेग क्या होगा, कम हो जाएगा। द्रव्यमान अधिक होगा तो वेग कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम होगा तो वेग अधिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल है ना ये। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए हम लोग जो है यहाँ पे जो है आप ये जो है मान लो कि v लेके 10 कर देते हैं, तो 10 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 से इसको गुना कीजिए, तो ऑब्वियस है 10 यहाँ पे अगर v का बराबर हमने 10 रखा है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, v जो है 10 तो नहीं रख सकते, v जो है 10 से कम रखना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा, नहीं तो इसका मान अधिक हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि जो द्रव्यमान जिसका जितना कम होगा उसमें वेग उतना अधिक होगा, तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगे। तो ऐसा करके होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या होगा कि जो कम वजन वाला होगा उसका वेग अधिक होगा। तो गतिज ऊर्जा निकाय की चाल पर निर्भर नहीं करती, चाल पर निर्भर करती है। 5 किलो वाली गेंद तेजी से चल रही है, 5 किलो वाली जो गेंद होगी उसमें वेग, उसमें जो है वेग अधिक होगा, तभी तो ये बराबर होगा, इसके गतिज ऊर्जा दोनों की बराबर है तो वेग उसका अधिक हो जाएगा। दोनों गेंद समान गति से चल रही है, नहीं 10 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही, नहीं ये स्लो हो जाएगा, 10 किलो वाला जो है स्लो हो जाएगा, 10 किलो वाला स्लो हो जाएगा, ठीक, भारी है वो स्लो हो जाएगा, और जो हल्की वाली है वो तेज चलेगी। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाती है। तो जब गोली चलाएंगे तो पहले क्या था, इसमें
पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा थी, अब स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, आपकी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। जब गली में मोशन होगा, नहीं, जब गोली में मोशन होगा, गति होगा, तो पहले जो बंदूक के अंदर जो गोली होगी उसमें क्या होगा, उसकी स्थिति के कारण उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होगी। और जब उसको हम फायर करेंगे तो उसमें क्या होगा, गति उत्पन्न हो जाएगी, तो गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो इस तरह से आंसर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। उसमें ऊर्जा क्या होता है, तो ये घर्षण के फलस्वरूप आएगा, ये जो है आपका फ्रिक्शन ला सकता है, नहीं, या कंबशन ला सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन, कंबशन, ये सब जो है इसको ला सकते हैं, किसी चीज को जला के आप ला सकते हैं। यहाँ पे जो है मैकेनिकल वर्क जो है, कहीं भी अगर रोटेशन हो गया, ठीक है, रोटेशन हो गया तो वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगी। इसके लिए आपको जो है रासायनिक ऊर्जा के लिए आपको जो है केमिकल चाहिए, केमिकल के थ्रू, मतलब यहाँ पे जो है बैटरी वगैरह है, सेल वगैरह है, बैटरी सेल ये सब प्रोड्यूस करेगा आपको। तो पूछा जा रहा है गोली चलाने पे जो है इसकी जो स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, तो गति के कारण इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाएगी। तो ऑब्वियस है, जब धनुष को आप छोड़ेंगे, तो जब धनुष को आप छोड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि जब ये छोड़ेंगे इसको, जब इसको खींचा गया है, ठीक है, इसको आप जो खींच रहे हैं अभी, इसको खींचा गया है, तो जब इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो मतलब उसमें गति उत्पन्न हो जाएगी, तो गति उत्पन्न होगी तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हमारे जो धनुष होता है उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगा, तो आपके गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, ठीक है। तो अपना पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलेगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। रासायनिक ऊर्जा के लिए हम लोग को पता था, रासायनिक ऊर्जा के लिए हम लोग क्या चाहिए, बैटरी वगैरह चाहिए, नहीं, आपको जो है सेल वगैरह चाहिए, तो बैटरी वगैरह हमारे पास होगा तो ये करेगा अपना ध्वनि, ध्वनि जो है साउंड, यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन होना चाहिए, कंपन होना चाहिए, कंपन से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन होना चाहिए, वाइब्रेशन से क्या होता है, आपका जो है ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। ताप जो है, ताप कब उत्पन्न होगा, तो किसी जो है कंबशन के थ्रू जो है ताप उत्पन्न होगा, हीट जो है, कोई चीज जलेगा, कंबशन होगा वहां पे, तब ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो है दहन के कारण होगा, कंबशन वगैरह होगा तब। तो खींचे हुए धनुष से जो है तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य पूछा जा रहा है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 120 न्यूटन का भार है और 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है देखिए, तो उसके द्वारा कार्य क्या हो, कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे देखिए फोर्स दे दिया है 120 न्यूटन, विस्थापन आपका दे दिया गया 2 मीटर, तो यहाँ पे कार्य निकल जाएगा अपना, कार्य बराबर होगा 120 गुणे 2, 240 जूल। तो वर्क अपना कितना निकलेगा, 240 जूल हो जाएगा, 240 जूल, ठीक है। बल गुणे विस्थापन, बल भी दिया विस्थापन भी दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे तो आपका मिल जाएगा, बल गुणे विस्थापन से यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना। चलते अगले सवाल की तरफ। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको एक संबंध याद रखना पड़ेगा, जो गतिज ऊर्जा होती है और संवेग होता है उसके भी ये रिलेशनशिप होता है, संवेग का स्क्वायर अपॉन 2m होता है, ये रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, गतिज ऊर्जा और आपका जो है संवेग के बीच में। संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू भी, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है 1/2 m v का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर गतिज ऊर्जा में हम क्या करें, दोनों तरफ से जो है m/m से जो है इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे m इंटू एम से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे जैसे m इंटू एम से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो आपका गतिज ऊर्जा क्या निकल के आएगा, ठीक है। m इंटू एम से जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, m इंटू एम का स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर होगा बट्टे m आ जाएगा। नहीं, हमने क्या किया, इस m से जो है इसको गुना कर दो, इसके गुना कर दीजिए आप,
तो पूरे को गुना कर दिएगा तो क्या होगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, भी पहले से स्क्वायर में है, m का स्क्वायर, v का स्क्वायर और एक m जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये के बराबर देखिए 1/2 और देखिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, अगर p स्क्वायर कर दे तो क्या होगा, m का स्क्वायर होगा और v का स्क्वायर होगा। तो इस पूरे जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन m लिख सकते हैं। तो इसी को तो हम ऐसे करके लिखते हैं, के ई बराबर जो है, के बराबर जो होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशनशिप से आप क्या समझ सकते हैं, रिलेशनशिप से आप अगर हमसे संवेग दे दिया तो पूछेगा संवेग जो है बराबर क्या होगा, तो संवेग देखिए अंडर रूट में जो है काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछता तो हम लोग क्या करते, पी का स्क्वायर बोल देते, मतलब संवेग का स्क्वायर बोल देते। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, तो आपका p जो है पहले की अपेक्षा जो संवेग था क्या हो गया, 3p हो गया। तो उसकी जो है कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपसे जो है अब गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो आपका संवेग का स्क्वायर होता है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा अपना, के ई बराबर जो होता है 3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा, 9 गुनी हो जाएगी। ठीक, तो अगर जो है किसी का संवेग को आप 3 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा जो है 9 गुनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा और संवेग में जो है समानुपाती का संबंध है, गतिज ऊर्जा जो है संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है, ये वाला रिलेशन देखिए। नहीं, तो यहाँ पे p के जगह पे 3 रखिए, तो p के जगह पे 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 9 गुनी हो जाएगी। और अगर हमसे पूछता जो है संवेग पूछता हमसे गतिज ऊर्जा, मान लीजिए गतिज ऊर्जा बोलता है 4 गुनी हो जाए, गतिज ऊर्जा बोला जा रहा है 4 गुनी हो जाए, तो संवेग कितना होगा, तो गतिज ऊर्जा अगर 4 गुनी हो जाए तो संवेग जो है 2 होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे संवेग बराबर क्या होगा, अंडर रूट में के ही होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं तो संवेग उस दर से नहीं बढ़ेगा क्योंकि अंडर रूट में है ना। तो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ा दी तो संवेग जो है केवल 2 ही गुना बढ़ेगा, जबकि यहाँ पे उल्टा वाला है, अगर आपने संवेग को 2 गुना बढ़ा दिया तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब जहां पे क्या हो, आपको जो है ये जो आपका जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्या होता है, ये जो है एक तरह का स्टोर एनर्जी होता है। नहीं, स्टोर एनर्जी होता है, ये जो है स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है। ठीक, तो स्टोर चाहिए। देखिए एक बांध में संचित किया गया जल, ये है, ये तो है संचित किया गया ना, स्टोर है। एक संकुचित जल स्रोत, एकदम सही, जल स्रोत स्थिर है, संकुचित एकदम। एक उठाया गया हथौड़ा, सही है, हथौड़ा उठा के रखा गया है ना, गति नहीं कर रहे हैं, उठा के अपने रखा हुआ है तो होगा। बहता हुआ जल नहीं होगा, बहता हुआ जल नहीं है, बहता हुआ जल में मोशन है। हमेशा याद रखिए अगर कहीं पे गति है, कहीं पे मोशन है, तो गति और मोशन के रहते हुए पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। तो गति और मोशन होगा तो क्या होगा, गति और मोशन होगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक, तो गति मोशन के साथ क्या होता है, गति या मोशन होगा तो गतिज ऊर्जा होगी, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। अगर कहीं पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तब गतिज ऊर्जा उसमें आ जाएगी। तो इसी को कहीं भी अगर स्टोर है, कहीं भी जो है स्थिति उसकी सामान्य स्टोर है तो अपने आप जो है पोटेंशियल एनर्जी आएगी, गति में होगा तो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है, कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो हमको पता है, देखिए कार्य बराबर आपको पता होगा कि बल गुणे आपका जो है विस्थापन होता है। तो एफ एस है, बल गुणे विस्थापन है। तो एक घूमता हुआ पहिया, घूमता हुआ पहिए में विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य होगा तो कार्य बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बंदूक की एक निम्न में से कौन सा काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको, जो है हमको यहाँ पूछा जा रहा है जो कार्य तो है, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर जो है, कार्य को आप ऐसे एक तो ये बता सकते हैं वर्क अपॉन टाइम, दूसरा जो है हमको ये भी पता है ना एक तरह से जो है ये कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता
ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा जो है कोई भी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसमें कार्य करने की क्षमता भी अधिक होगी। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अब उसके हिसाब से समझिए आप। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें से हमको देखिए सब जो है गतिशील है, यहाँ भी जो है तो ये घूमता हुआ पहिया मान लीजिए आपका जो है विस्थापन शून्य होगा, लेकिन जो है इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी 1/2 mv²। ठीक है। दूसरा बंदूक की गोली है, बंदूक की गोली में भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। गतिशील पत्थर, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगा। उठाया गया हथौड़े में जो है पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें मिल सकता है? तो देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी जो है, देखिए वहां पे काइनेटिक एनर्जी के मामले में देखिए तो जिसका स्पीड जितना ज्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, आपका जो गतिज ऊर्जा होती है वो वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जरा देखिए तो वेग यहाँ भी है, वेग इनके पास भी है, वेग इनके पास भी है, तीनों के पास वेग है। लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा वेग किसके पास है? तो गोली के पास है। चूंकि गोली के पास वेग अधिक है, इसीलिए जो है अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम लोग तो गोली के पास जो है गतिज ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगी, क्योंकि इसके पास वेग अधिक है। ठीक, तो गोली का जो है गतिज ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगी। तो जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होगा वो कार्य भी ज्यादा कर सकता है, कार्य करने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो गोली जो है, एक चली हुई गोली जो है वो ज्यादा कार्य करने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो इस तरह से जो उसमें ऊर्जा अधिक होगा तो काम भी अधिक करेगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, तो ये अपना स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होता है। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा पढ़ते हैं। ठीक है, ये होता अपना, आपको पता है कि जो है प्रकाश ऊर्जा जो है ये आपको जो है जो लाइट के फॉर्म में निकलेगा अपना, तो ये आपका जो है सन है, हमारा जो बल्ब वगैरह है, यहाँ से जो है रिलीज करेंगे। नाभिक में हम लोग यूरेनियम, थोरियम या फिर प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे। उसमें मतलब यहाँ पे जो है उसमें ऊर्जा जो है आपका जो है हीट प्रोड्यूस होगा, जहाँ पे वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला के क्या करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? जब भी कहीं पे क्या हो, मोशन हो, रोटेशन हो, तो जहां कहीं भी याद रखिएगा, अगर कहीं भी रोटेशन हो रहा है, कहीं पे अगर मोशन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, अपने आप जो है वहां पे आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा अपने वहां पे अपने आप आ जाएगा, या उसकी स्थिति में आप परिवर्तन कर रहे हैं तो भी जो है यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगी। तो इस सेशन में हम लोग जो है इतने क्वेश्चन रखने देते हैं। अगले सेशन में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको जो है वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ।